मेरा नाम कविता है। मैं मुंबई जेल की एक महिला जेलर हूँ। आखिरकार रोज रात को मुझे मौतों के अंधेरे कमरे में देसी घी क्यों लिया जाता है? ये एक परेशानी वाला सवाल है। इस राज को जानकर आप भी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुंबई जेल का एक खौफनाक वाकया। ये एक डरावनी रात थी जब हमारे घर में अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। सब घर वाले शहर से बाहर शादी में गए हुए थे और इस वजह से नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरे एंजुअल एग्जाम चल रहे थे। माँ ने नौकरानी से कह दिया था कि मेरे साथ यहाँ 2-3 दिन रह ले, मगर अचानक शाम को ही नौकरानी के बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी तो उस बेचारी को जाना पड़ा। मैंने दरवाजे और खिड़कियाँ अच्छी तरह से बंद कर लिए थे और आराम से सो गई। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरी नींद खुल गई और मैं घबरा उठी। मैंने सोचा कि इतनी रात को कौन आएगा। मैं पहले तो डर गई कि रात को इस वक्त कौन आया है। बाहर से किसी की आवाज़ आई, प्लीज दरवाज़ा खोलिए, मुझे मदद की बहुत ज़रूरत है। मैं जख्मी हूँ, प्लीज दरवाज़ा खोलिए। इन दिनों वैसे ही भी शहर के हालात बहुत ख़राब चल रहे थे। मैं सोच में पड़ गई कि दरवाज़ा खोल लूँ या नहीं खोलूँ। इस बार फिर से एक औरत की आवाज़ आई, प्लीज दरवाज़ा खोल दीजिए वरना वो मेरी जान ले लेंगे। मैं किसी मुसीबत में नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि दरवाज़ा खोल देती हूँ, क्या पता कि को मेरी मदद की ज़रूरत हो। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक औरत खड़ी थी और मुझे देखकर जल्दी से अंदर आ गई और दरवाजे को बंद कर लिया। मैंने ध्यान से उसको देखा तो लगभग 30 साल की खूबसूरत जवान सी लड़की थी। उस वक्त उजड़े हुए हालातों में बेचारी बहुत ही परेशान लग रही थी। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसकी गंभीरता उसकी खूबसूरती को छुपा रही थी। माथे पर खून लगा हुआ था। वह बहुत ही बुरी तरह जख्म हो गई थी। अभी मैं उसको देख ही रही थी कि अचानक से पुलिस के सायरन बजने लगे। मैंने चौंक कर उसको देखा। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ, जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो। वो कहने लगी, मुझे कहीं छिपा दो, पुलिस मेरे पीछे है, प्लीज मेरी मदद करो। मैंने सोच में पड़ गई। मुझे बहुत ही पछतावा है कि मुझे उसको अपने घर के अंदर जगह देनी चाहिए थी और ना ही उसकी मदद करनी चाहिए थी। अगर पुलिस ने छापा मार दिया तो मैं उसके साथ जेल जाऊंगी। सायरन की आवाज़ धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। मेरे दिमाग में ने बिल्कुल भी काम करना बंद कर दिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो खुद ही घर के अंदर भाग कर चली आई। मुझे होश आया तब मैं उसे पीछे भागे। वो कहने लगी कि अभी थोड़ी देर में पुलिस घरों की तलाशी लेना शुरू कर देगी। मुझे कहीं छुपाने की जगह बता दो जहां मैं छुप सकूं। मैंने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और पुलिस क्यों तुम्हारे पीछे है? वो कहने लगी, मैं भगवान का रास्ता, अभी मुझे छुपा दो, कहीं भी मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं आई और ना ही पहुंचाऊंगी, मेरा भरोसा करो। उसी वक्त बाहर से स्पीकर के जरिए ऐलान हुआ, ये खतरनाक महिला कैदी जेल से फरार हो गई है। अगर किसी ने उसे पनाह दी तो वो खुद को बाहर निकाल दे, वरना अभी थोड़ी देर में पुलिस तलाशी लेना शुरू कर देगी। वो कहने लगी, देखो मुझे जल्दी से छुपाओ वरना मेरे साथ तुम भी मुसीबत में फंस जाओगी। उसकी बात सुनकर मैं बहुत जल्दी से छत पर उसको पानी वाली टंकी के पास ले गई। मैंने कहा, जहाँ भी छुपोगी पुलिस तुम्हें ढूंढ ही लेगी, इसलिए जान बचाने का एक हल यही है कि तुम पानी वाली टंकी के अंदर कूद जाओ। पानी ठंडा हो रहा था, लेकिन मेरी राय या उस औरत ने मुझे यूं देखा जैसे मेरा दिमाग खराब हो गया हो। इतने ठंडे में पानी में मैं उसे कूदने की राय दे रही थी। मुझे लगा जैसे वो मुझसे कहेगी कि इतने ठंडे पानी में कूदने से बेहतर है मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूं। मगर अगले ही पल वह ढक्कन उठाकर टंकी में कूद पड़ी। मैं वहां की टंकी का ढक्कन बंद करके नीचे चली आई। 2 मिनट बाद मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो मेरे सामने 2 महिला पुलिस और बहुत सारे आदमी और कुछ पुलिस वाले भी खड़े थे। वे दरवाजा खोलते ही अंदर घुसते चले आए। वो मेरे घर की तलाशी लेने लगे और महिला पुलिस अधिकारी मुझसे सवाल पूछने लगे, तुमने किसी को देखा तो नहीं या किसी को अपने घर की जगह तो नहीं दी? मैंने कहा, मैं तो अभी सो रही कर उठी हूँ और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आप किसी तलाश कर रहे हैं? पुलिस वाले नीचे से तलाशी लेकर ऊपर छत पर आ गए तो मेरी जान को कुबन आई। मेरी सांस अटकने लगी कि कहीं उसको पता ना चल जाए कि वह औरत कहाँ है। मगर इतना यकीन था कि इतना ध्यान पानी वाली टंकी की तरफ नहीं जाएगा। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था और सही ही साबित हुआ। वो खाली हाथ नीचे चले आए। पहले वाला कहना लगा, मैडम जी वो इस घर में नहीं है, मेरा ख्याल है कि वो इस इलाके में निकल गई है। बातें करते वक्त वो साहब घर के बाहर निकल गए। मैंने सुकून और चैन की सांस ली। उसकी आपस में बातों से पता चला कि मुंबई जेल के से इस औरत को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए। पुलिस वालों को जाने के कुछ ही मिनट बाद मैं जल्दी से ऊपर गई और टंकी का ढक्कन हटाकर बाहर निकाला। पानी ठंडे की वजह से वो थर-थर कांप रही थी। अगर मैं 10 मिनट और वहां नहीं जाती तो शायद उसकी मरा हुआ पति
मरा हुआ पाती मैं उसे नीचे ले आई और उसको हीटर के पास बैठा दिया। मैंने उसको अपने कपड़े दिए तो उसको थोड़ा होश आया। मैंने कपड़े बदल कर वो रजाई लेकर हीटर के पास बैठ गई। मैंने थोड़ा सोचा कि अगर उसकी मदद कर रही हूँ तो बेचारी के लिए कुछ खाने पीने का भी ले आती हूँ। मैंने उसके लिए चाय बनाई और खाना गर्म करके उसके पास ले आई। न जाने क्यों उसके चेहरे को देखकर मुझे नहीं लग रहा था कि वह एक मुजरिम है। थोड़ी देर तक उसकी हालत में बहुत सुधार आ चुका था। अब मैंने उसकी बात की शुरुआत की और कहा, आपको देखकर लगता तो नहीं कि आप मुजरिम हो, लेकिन पुलिस आपके पीछे क्यों पड़ी है और ये कह रही है कि मुंबई जेल से एक मुजरिम औरत फरार हुई है, तो क्या आप वाकई मुजरिम हैं? मेरा सवाल सुनकर उसने गहरी सांस भरी और कहने लगी, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक है, मैं मुंबई जेल की कैदी नहीं बल्कि वहाँ की जेलर हूँ। मैंने कहा, क्या? ये सुनकर कि वो मुंबई जेल के जेलर, मेरे तो होश ही उड़ गए कि एक जेलर के पीछे पुलिस, लेकिन क्यों? मैंने पूछा, आप जेलर हो कि मुजरिम की तरह क्यों भाग रहे हो? तो वो कहने लगी कि बड़ी लंबी कहानी है, सुनकर क्या करोगे? मैंने कहा, नहीं देखिए, मैंने आपको अपने घर की जगह दी है, आपकी मदद की है, अब आपको भी अपनी कहानी मुझे सुनानी होगी, क्योंकि मैं ये सब आपसे इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने भी मुंबई की एक जेल में जेलर के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो मुझे आपकी कहानी सुनकर मालूम हो जाएगा कि वहाँ के क्या हालात है। वो कहने लगी, ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही जानने का शौक हो रहा है तो ठीक है, तो फिर मैं सुनो। मेरा नाम गौरी है और मैं एक बहुत अच्छे और इज्जतदार खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। हम 2 बहनें और 2 भाई हैं। मेरे पिताजी मुंबई के थाने में हवलदार थे। मेरे पिताजी ने बचपन से ही हमें सच्चाई ईमानदारी का सबक पढ़ाया था और यही समझाया था कि अपने काम से हमेशा वफादार रहना चाहिए, चाहे काम कितना भी मामूली हो ना, और रुतबा चाहे छोटा मिले या बड़ा, कभी भी अपने ईमान का सौदा मत करना। मेरे पिताजी एक सच्चे और ईमानदार हवलदार थे। अपनी सारी जिंदगी नौकरी के दौरान उन्होंने कभी भी 1 रुपए की रिश्वत लेना गवारा नहीं समझा। पिताजी के साथ के दोस्तों ने अपने घर पर पक्के पक्के घर के और अपनी जिंदगी गुजारने लगे थे, मगर हमारा गुजारा गरीबी के कारण मुश्किल हो रहा था। मैं पिताजी की बहुत लाडली बेटी थी, इसलिए अक्सर घर के हालात से तंग आकर मैं उनसे कहती थी कि पिताजी, आप अपने हाथ से लोगों को ही देख लीजिए, उन्होंने किस तरह तरक्की कर ली है, उनसे ही कुछ सीख लीजिए। उन लोगों के घरों में सब तरह के ऐशो आराम है, लोगों को घर रोजाना अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, उनके बच्चे कितने अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं, हम लोग तो सरकारी स्कूल में जाते हैं। बाद में हमें नौकरी भी वैसी ही मिलेगी, कोई भी अच्छे छोटे से कलेक्टर जैसी। पिताजी हंसकर कहते, बिटिया रानी, तू फिक्र ना करे, तेरे भाग में बहुत बड़ी और ऊंची नौकरी है। मैं मजाक में कहती, क्यों पिताजी, क्या मैं मुंबई जेल की जेलर बनूंगी? पिताजी कहते हुए, इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है? तू अच्छे नंबरों से परीक्षा बस पास कर लोगी तो लग जाएगी। और मैं हंसकर कहती, पिताजी, आप भी किस जमाने में जी रहे हैं? मेरी फिसरत सिफारिश होगी तभी तो किसी नौकरी पर लगूंगी, वरना पैसे लेकर नौकरी करने वालों तो हमारे हालात नहीं है। पिताजी गुस्से से कहा कि निषेध और ना ही सिफारिश, कभी भी जिंदगी में इन दोनों चीजों की तरफ झुकने का सोचना भी मत। मेरे पिताजी का तो वो हाल था कि वो ईमानदारी और फर्ज पर अपनी जान दे सकते थे। मेरी बहन स्कूल में पढ़ने लग गई और बड़ा भाई पिताजी के रिटायर होने के बाद उनकी जगह लग गया। मैंने अपना एक मकसद बना लिया था कि मुझे भी मुंबई के जेल का जेलर बनना है, और इसके लिए मैं जी जान से टेस्ट की तैयारी करने लगी और टेस्ट भी दे दिया। मुझे उम्मीद थी कि मेरी नीयत अच्छी है तो मुझे विनती भी सुननी जाएगी, और ऐसा ही हुआ। मैं मुंबई की जेलर सेलेक्ट हो गई। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था। मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए थे। मैं बहुत खुश थी, जैसे मुझे जिंदगी की सबसे हसीन खुशी मिल गई हो। मेरा सपना सच हो गया था। पिताजी ने इस मौके पर सिर्फ यही कहा कि जेल में अलग अलग तरीके की परेशानियां तुम्हारे सामने आएंगी, बस ख्याल रखना, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को अंजाम देना। मैंने अपनी ड्यूटी संभाल ली थी। मुंबई जेल एक बड़ी जेल थी और औरतों की एक बड़ी तादाद वहां पर कैदी थी। शुरू के दिन थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे मेरे पास एक पावर थी। मैं वहाँ सल्यूट करती तो मेरा सीना फख्र से चौड़ा हो जाता। गौरी यहाँ तक की कहानी सुनकर चुप हो गई। मुझे उसका यूं चुप होकर रुक जाना बेचैन कर गया। मैं उसकी कहानी को यूं खो गई कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ये सब मेरे सामने हो रहा हो। मैंने बेचैनी से कहा, गौरी, फिर क्या हुआ? आगे बताइए ना। वो सांस लेकर दोबारा से शुरू हो गई तो मुझे तसल्ली हुई। वह औरतों को उनके जुर्म के मुताबिक कैद किया जाता था। रोज सवेरे 6 बजे जेल के दरवाजे
खोल दिए जाते थे। उसके बाद औरतें नाश्ता करती और उसके बाद उनसे काम कराना शुरू कर दिया जाता था। कुछ औरतें पक्की चक्की पीसती थी, कुछ सिलाई करती थी और जो नौजवान लड़की थी उनको पढ़ाया लिखाया जाता था ताकि वहाँ से निकलने के बाद कुछ बनकर निकले। शाम को सूरज उगता और सब रात को होने वाली आती उनको खाना दिया जाता और उनको वापस जेल में भेज दिया जाता। शुरू-शुरू के दिनों में इतना अंदाज़ा नहीं था हुआ कि वह किस-किस तरह रूप बने हुए हैं, मगर धीरे-धीरे मुझे सब पता लग गया कि किस औरत ने किसके साथ और क्यों दोस्ती कर रखी है। जैसे फ़िल्मों में दिखाया जाता है कि एक जेल उसमें कहीं बढ़कर खौफनाक होता है। औरतें जो बहुत खतरनाक जुर्म के नतीजे में पकड़ गई थी, उनके अलग-अलग जेल से रखा जाता था। मुझे अपना काम करने से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती थी। लगता था जैसे इन लोगों को तो पहले ही काम करने की आदत नहीं थी, मगर मैं तो रोज़ाना पिताजी से ईमानदारी का पाठ पढ़कर आती थी, इसलिए न सिर्फ खुद का काम करती बल्कि अपने साथ लोगों को भी खूब दौड़ा-दौड़ा कर काम करती थी। मैं अपनी नरम दिल की वजह से औरतों को बहुत मशहूर हो गई, जिसकी वजह से वहाँ सभी औरतें मुझे बहुत पसंद करने लगी और मुझसे बहुत खुश रहने लगी। औरतें बताती कि मुझे पहले जो जेलर थी वो काम धाम तो कुछ नहीं करती थी, बस रोब झाड़ती रहती थी और बगैर किसी वजह से किसी मर्जी पर मारती पीटती थी। मैंने सभी पुलिस कर्मचारियों को कह दिया था कि किसी भी औरत को कोई हाथ नहीं उठाएगा। अगर किसी ने भी ऐसा किया तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा। एक दिन भर राउंड पर गई तो एक औरत ने रोते हुए मुझसे बताया कि लेडी कांस्टेबल ने आज किसी वजह के बगैर थप्पड़ मारा है। मुझे सुनकर बहुत गुस्सा आया कि अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाना उसे किससे सिखा दिया। मैंने उसे एक हफ्ते के लिए सस्पेंड करवा दिया। मेरी वजह से जेल का माहौल अच्छा होने लगा था। मैंने औरतों को अलग अलग तरीके से रोजगार सिखाने शुरू कर दिए थे। मेरी ड्यूटी से वहाँ के लोग बहुत खुश थे और मुझे पहले ही साल में अच्छे काम की वजह से मेडल में सम्मानित किया गया था। वहाँ मेरे काम को खूब सराहाया गया, खूब सारी तारीफें हुई। इसी दौरान मेरे लिए एक अफसर मनीष का रिश्ता आया जैसे मैंने घर वालों ने मेरे लिए चुना और मेरी शादी हो गई। मेरे पति बिल्कुल वैसे ही खैरात के थे जैसे मेरे पिताजी थे, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। ड्यूटी और घर बहुत अच्छे चल रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। मगर कहते हैं ना, आजमाइश इंसान का उसी वक्त आती है जब वो ज़्यादा ही खुशी की ज़िंदगी से खो जाए। मेरी किस्मत को भी मेरा सुकून अच्छा नहीं लगा। उन्होंने दिनों जेल से बाहर अपने देसी घी में भरे हुए डिब्बे अंदर आने जाने लगे। शुरू में तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि रिश्तेदार अक्सर इस किस्म की चीज़ें बेचते रहते हैं, मगर जब लगातार इसी तरह रोज़ाना देसी घी के डिब्बे जेल के आने जाने लगे तो मैं चौंक गई। मुझे ये बात अजब नहीं हुई कि यह क्या हो रहा है। मेरा दिल और दिमाग कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैंने सोचा कि मुझे मालूम करना होगा कि रोज रोज देसी घी के डिब्बे किसके पास जाते हैं, कौन मंगवाता है। एक अच्छा जेलर वो होता है जिसके कैदियों में से ही अपने जासूस बनाए हो ताकि उसको पल पल की खबरें मिलती रहे। मैंने भी उसी औरत को अपने लिए जासूसी करने को कहा, जिसके लिए मैंने लेडी कांस्टेबल को एक हफ्ते के लिए सरेंडर किया था। मेरे उस अंदाज से वो मेरी वफादार हो गई थी और मेरे कहने पर मुझे खबरें देती रहती थी कि जेल के अंदर क्या हो रहा है। इसलिए एक दिन मैंने सारे देसी घी के डिब्बे खुलवाए और अच्छे से डिब्बे की तलाशी की। उन डिब्बों में देसी घी ही था। मैंने उस औरत को बुलवाया जो मुझे सारी बस खबरें देती थी। मैंने उससे कहा कि मुझे अंदर मालूम करके बताओ, देसी घी के डिब्बे आखिर आते हैं किसके लिए और उन्हें कौन इस्तेमाल करता है और क्यों। मुझे 2 दिनों के अंदर सारी रिपोर्ट बनाकर दो। मेरी ड्यूटी ज़्यादातर दिन में वक्त ही होती है और रात के वक्त एक जेलर ड्यूटी पर आ जाती है। दिन में वक्त तो किसी की हिम्मत भी नहीं होती है कि मेरे होते हुए कुछ ऐसा वैसा हो जाए, मगर रात को वक्त या क्या होता है इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकती थी। इसलिए जासूस को काम पर लगा दिया। मैंने बेंच में टोकते हुए पूछा, गौरी क्या आपको देसी घी के डिब्बे की वजह से शक हुआ था? मेरे सवाल पर जेलर गौरी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ रोजाना ही कई डिब्बे देसी घी के जेल के अंदर आ जाते हैं। मेरी नज़रों में ये नॉर्मल बात नहीं थी। मेरा अंदाजा बार बार यही कह रहा था कि कुछ ऐसा हो रहा है जो मेरी नज़रों से ओझल है। मेरी जासूस ने मुझे सनसनीखेज शब्दों में आकर जो खबर सुनाई वो सुनकर ही मेरा दम रह गया। उसने कहा कि देसी घी रोज रात के अंधेरों के कमरे में कुछ खास औरतों को दिया जाता है। रात को ही ड्यूटी वाली जेल सारा स्टाफ इस बात को जानता है और आपके कार्यालय के भी 2-4 लोग शामिल हैं।
मैं उलझन में पड़ गई कि अंधेरे कमरे में देसी घी क्यों औरतों को दिया जाता है, इसका क्या मतलब हुआ। मैंने अपने जासूस से कहा कि मुझे उन औरतों के नाम बताओ जो रोजाना अंधेरे कमरे में जाकर देसी घी खाती हैं, और जासूस ने जिसके नाम बताए उन औरतों का देखकर मैं चौंक गई। वो औरत तो पहले ही इतनी सेहतमंद नहीं थी, दुबली पतली थी, मगर अब देखो तो वो काफी सेहतमंद लग रही थी। जासूस ने मेरे कान के चुपके से कहा, मैडम जी ये सारा कमाल इसी देसी घी का है। ये इतनी सीधी बात नहीं थी कि मैं नजरअंदाज कर देती। मुझे एहसास हुआ कि इन मामले में इस तरह मुझे जाना चाहिए। मैंने कुछ दिनों के लिए अपनी ड्यूटी रात की शिफ्ट करवाने का फैसला कर लिया। मैंने देखा कि मेरी रात को शिफ्ट की खबर बहुत सारे लोगों को दिलों पर बिजली बनकर टूटी थी। मैंने दिन के समय घर की अपनी नींद पूरी कर ली थी ताकि वह रात को जाग सके। रात को 9 बजते ही मैंने देखा लेडी कांस्टेबल चोरी चोरी कहीं जा रही है। मैंने सोचा कि उसके पीछे जाकर देखती हूँ, और मैं धीरे धीरे उसका पीछा करने लगी तो वह कहाँ जाती है। मैंने जो देखा उसे मुझे चौकन्ना कर दिया, क्योंकि एक अंधेरे कमरे में वो कैदी मुजरिम औरतों को देसी घी दे रही थी। पहली चौंका देने वाली बात तो ये थी कि रात को इस वक्त देसी घी खाने का क्या जरूरत थी, और जबरदस्त बात ये थी जेल की आखिरी वाले अंधेरे कमरे में जाने की क्या तुक बनती। मैंने 2-3 दिन यही रूटीन देखा, लेकिन उसके अलावा कोई और जबरदस्त बात मेरी गिफ्ट में आ सकी। मैं कुछ भी पूछकर इनको शक करने का मौका नहीं दे सकती थी, इसलिए मैं चुपचाप सब कुछ देख रही थी कि कभी तो मौका आएगा कि कोई और सबूत मिलेगा। और सबूत आखिर एक दिन मिल ही गया। उस दिन रात के 11 बजे थे। मैंने अपना सिर मेज पर टिकाया और जानबूझकर आंखें बंद कर ली ताकि कोई देखे तो यही समझे कि मैं सो रही हूँ। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरे ऑफिस में कोई आया। आहट से मैंने पहचान लिया कि लेडी कांस्टेबल है। वो मुझे सोता देखकर बाहर चली गई। वो किसी को कहने लगी, लगता है नींद की हवा मैडम को दी है। उसने असर का दिखाया, मैडम सो रही हैं, सब कुछ ही घंटे बाकी हैं, इसलिए इन 2 औरतों को जाकर कहो जल्दी जल्दी अपना काम करें। कुछ ही देर में वो दोनों वहां से चली गई। मैंने हैरत से सोचा कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है जेल में, जिसकी मुझे खबर नहीं थी, और मेरी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था। इसकी बातों से अंदाजा हुआ कि जो भी हो रहा है आधे कमरे में ही हो रहा है। तभी मैंने उठने की कोशिश की ताकि जाकर देख सकूं ऐसा क्या हो रहा है। वहां पर उठते ही मेरा सर चकराने लगा, मुझे चक्कर आ रहे थे। लगता था कि मेरी चाय में जो नींद की गोलियां मिलाई थी उसे अब असर करना शुरू कर दिया था। मैं वहीं पास पर सो गई और सुबह तक मुझे कुछ खबर ना हुई कि मैं कहाँ पर हूँ। आज सुबह उठी तो सर भारी हो रहा था, इसलिए घर चली गई। घर जाने से पहले इन औरतों के सेल की तरफ आई ताकि कई बार उसके बारे में पता कर सकूं, मगर वहां सब ठीक लग रहा था। मैं वापस आ गई। घर आकर मैं सोचती रही कि इन कांस्टेबल के साथ दूसरा शख्स कौन था जिसके वो बात कर रही थी। इसके बाद मैं रात को दोबारा ड्यूटी पर गई। मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे क्या करना है। मुझे कल की तरह चाय पेश की जाएगी, मगर आज मैंने वो पी नहीं, पास के ही वॉश सेवन से कहा दी और खाली कप रखकर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद वो कप लेने आए तो मुझे सोता हुआ देखकर तसल्ली अंदाज से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद मैं भी बाहर निकल आई। रात को 11 बज रहे थे। जेल में हर तरफ लाइट बंद थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं चुपचाप उस तरफ बढ़ गई जहां पर अंधेरा कमरे में वो औरतें रहती थी जो रोज देसी घी खाती थी, लेकिन आज वहां उस कमरे में अंधेरा नहीं था। किसी ने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके दे रखी थी। मैं एकदम उन सब पर चिल्लाई और मैंने चेक कर से कहा कि ये सब क्या हो रहा है। जो नज़ारा मेरे सामने था उसे अपनी आंखों के सामने देखकर मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। मेरा स्टाफ इतनी घिनौनी साजिश में शामिल था। वो औरतें सुरंग खोद रही थी। उन्होंने अच्छी खासी सुरंग खोदी हुई थी। जाने कितने हफ्ते से या महीने से यह काम किए जा रहे थे। वो औरतें कत्ल की जुर्म में जेल में लाई गई थी और अदालत की तरफ से उन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वो दोनों यहाँ से फरार होने के लिए सुरंग खोद रही थी। इस काम को मेरा पूरा कार्यालय भी शामिल था। लेडी कांस्टेबल यूं ही मुझसे सामने देखकर सांस रुक गया। उसके हाथ में मोबाइल नीचे गिर गया, जिसे टॉर्च ऑन करके उसके सर पर खड़ी थी। वह तुरंत खोदती थी, इसलिए देसी घी खाती थी, क्योंकि सुरंग खोदना आसान काम नहीं होता, उसके लिए बहुत ताकत होनी चाहिए। वो देसी घी खाकर रोजाना 1 से 4 घंटे सुरंग खोदने पर काम लगा देती थी। वहाँ खड़े खड़े ही मैं सब समझ चुकी थी और सारी कहानी मेरी आंखों के सामने थी और मैं सब कुछ समझ गई थी। मैंने लेडी कांस्टेबल को पूछा, और कौन है तुम्हारे साथ मिला हुआ? कल मैंने तुम्हें किसी से बात करते हुए सुना था।
वो कौन है जो बहुत घबराई हुई थी। मेरे एक बार पूछने पर ही उसने कुछ नहीं बताया, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं हाई कमिश्नर से बात करूंगी। जब तुम्हें नौकरी से निकाला जाएगा मुझे पता चलेगा। मेरी बात सुनकर वह बहुत ही ज्यादा डर गई थी। कहने लगी, प्लीज किसी को फोन मत कीजिए। अभी मैंने फोन उठाया ही था कि मेरे सर पर किसी ने बहुत जोर से वार किया और मैं बेहोश होकर वहीं गिर गई। होश में आई तो मैंने देखा मैं खुद को जेल में ही एक कमरे में कैद थी। मुझे याद आया कि मैं फोन करके जानकारी देने वाली थी कि किसी ने मेरे सर पर वार कर दिया। वो लेडी कांस्टेबल को अलावा और कोई भी नहीं हो सकता था। इसी ने अपना राज खुलकर जाने के डर के सिर पर वार किया होगा। मैं होश में आया तो देखा कि वो अकेली नहीं थी। जो साथी उसका साथ देने की कोशिश कर रही थी वो साथी उस वक्त उसके साथ मौजूद थी, लेकिन उसकी साथी को देखकर मेरे सर पर कयामत टूट पड़ी। मुझे यकीन नहीं आया कि वो नाइट शिफ्ट वाली जेलर थी। मुझे तो लगता था जैसे वह एक लापरवाह लड़की है, मगर वो इतनी घटिया निकलेगी कि कानून की वर्दी पहनकर गैर कानूनी काम को अंजाम देंगी। फिर इन दोनों औरतों ने मिलकर मुझे कैद कर लिया था। दोनों मिली हुई थी, उन्होंने दोनों की मदद की। वो कैदी औरत सुरंग खोद रही थी और इस मदद के बदले वही कांस्टेबल को बहुत सारे पैसे दिए गए। पैसे के लालच में आकर ऐसे ही गैर कानूनी कामों को अंजाम दिया जा रहा था। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मामला इससे भी ज्यादा गंभीर हो चुका है। जो देसी घी के जेल में अंदर चेक होकर आता था, उस देसी घी में खास स्टेरॉइड शामिल किए जाते थे जिससे रोजाना इस्तेमाल से इंसान को इसकी आदत हो जाती है। देसी घी चोरी चोरी अंदर ही अंदर बेचा जाता था। ये कोई मामूली देसी घी नहीं था। ये सारा काम रात के वक्त इस जेलर की मौजूदगी से निहायत चोरी छुपके होता था। इस जेलर ने ये सारी बातें खुद मुझे अपने मुंह से बताई। उसने अपने सारे जुल्म मेरे सामने कबूल किए, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इसने मुझे मेरे ही जिस दफ्तर में कैद किया था वहां तो मैंने पहले से ही एक कैमरा लगाकर रखा हुआ था जो सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। मुझे जब भी किसी का उसका जुर्म कबूल करवाना होता था तो मैं उसको इसी कमरे में ले जाती थी और इसका बयान इसी कमरे में रिकॉर्ड हो जाता था, जो बाद में एक सबूत के तौर पर काम आता। उसके मेरी तरफ से कोई कोर्ट के ऑफिशियल तौर पर छुट्टी का खेत पोस्ट किया दिया ताकि मेरा गायब होना पूरी तरह से किसी को खटके नहीं। जिसने मुझे पर संगीत आरोप लगाया तो उसका इरादा मुझे रास्ते से हटाना का था। आज शाम जैसे ही वो मेरे लिए खाना लेकर कमरे में आई तो मैं उस पर काबू पाकर वहां से फरार हो गए और तब से वह मेरे पीछे लगी है ताकि मुझे पकड़ सके थी। मेरी शादी सारी कहानी जिसको सुनने के लिए तुम इतनी बेचैन थी, मैंने सारी कहानी सुनकर भी हिचकिचाते हुए गौरी से पूछा, लेकिन अब आप अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेंगी? जेलर गौरी कहने लगी, मुझे बस किसी भी तरह वो खुफिया कैमरा अपने कब्जे में करना है। सारी बातचीत रिकॉर्ड है, मगर यही मैं सोच रही हूँ कि अब मेरा वहाँ जाना तो खतरे से खाली नहीं है। जब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर लेती तब तक मैं कहीं नहीं जा सकती। किसी भी तरह से मुझे उस कैमरे को हासिल करना होगा। मैंने कहा कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। गौरी मुझे हैरान होकर देखने लगी। मैंने जेलर के लिए अप्लाई किया हुआ है। मेरा ख्याल है कि आपको नौकरी से भी निकाल दिया गया है, तभी तो दूसरे जेलर के लिए अखबार में विज्ञापन दिया गया था। मैंने अप्लाई कर रखा है और अब के टेस्ट होने देने जाना है। अगर तो मेरा सिलेक्शन हो गया तो आपकी बेगुनाही मैं खुद साबित कर दूंगी। मैंने जेलर गौरी को कहा कि मेरा सब घर वाले सर्टिफिकेट शादी में गए हुए हैं। अब जब तक चाहे यहाँ पर रह सकती है। अगर अगले ही दिन उन्होंने अपने पति को फोन किया और उसके साथ चली गई। मुझे यह सारी कहानी जानकर इस बेचारी के लिए बहुत दुख हुआ था। गौरी एक ईमानदार जेलर थी। मैंने अगले दिन पेपर दिया और विनती करके लगी कि मैं जेलर के तौर पर अपॉइंट हो जाऊं। मेरा मकसद गौरी की बेगुनाही साबित करना था और इस मकसद के लिए जरूरी था कि मैं मुंबई जेल के अंदर जाती और ये सिर्फ जेलर की हैसियत में मुताबिक मुमकिन था, जो कि शायद मैं ही कर सकती थी। मेरा प्रार्थना रंग लाई। मुझे सिलेक्ट कर लिया गया। इंटरव्यू की सारी तैयारी मुझे गौरी ने ही करवाई थी, जिसकी वजह से मैं कामयाब हुई थी। मैंने वहां जाते ही पहले दिन देख लिया था कि वो कौन सी औरत थी जो सुरंग खोदती थी और देसी घी हजम करती थी। इन दोनों को देखकर अंदाजा हुआ कि इनका काम अभी भी जारी था। मैंने चुप करके बड़े अधिकारी से लेटर लिखाया, बताया कि जेल सुरंग खोदी जा रही है, उसकी जिम्मेदार रात को ड्यूटी वाली जेल और लेडी कांस्टेबल है। इसके साथ ही मैंने कैमरे की सबूत के तौर पर साथ में भिजवा दिया, जो मुझे ठीक उसी जगह मिला था जिसकी मुझे गौरी ने बताया था। ठीक रात 11 बजे
सेल में छापा पड़ा गया जहां सुरंग खोदी जा रही थी और उन दोनों को सुरंग खोदते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। लेडी कांस्टेबल और नाइट ड्यूटी वाली जेलर को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको कड़ी से कड़ी सजा सुनाई गई। ये सब मैंने अपनी ड्यूटी से के दूसरे ही दिन किया था, क्योंकि मेरा इरादा यही था कि सच सामने लाया जाए। जेलर गौरी को बेगुनाही साबित हो गए और उसे अपनी पोस्ट दोबारा से ही दे दी गई। मुंबई जेल की नाइट ड्यूटी और जेलर की पोस्ट गौरी को दे दी गई और दिन की ड्यूटी मुझे दे दी गई। जेलर गौरी ने मुझे मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझसे कहा कि तुम्हारा बहुत एहसान है कि तुमने मेरी मदद की और सब में अब मेरी जेलर गौरी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। हम दोनों ने पहले ही की तरह मिलकर जेल का माहौल बहुत अच्छा कर दिया और सब कुछ पहले की तरह अच्छा होने लगा था।